रहम कर। मोहल्ले को लोग मानते हैं कि मैंने ही रसीदन के चक्कर में नासिर को जहर देकर मारा है। मैंने नहीं, उसे समय ने मारा। ये कैसा फंदा मैंने अपने गले में लटका लिया है कि एक भूल की ऐसी सजा कि पूरी जिंदगानी जहन्नुम बनकर रह गई है। सब चले गए, मैं क्यों रुकूं? चुन्नी चली कलकत्ता। पर सारा घर तो ये समझता है कि मैं सत्तार मियाँ को फांसे हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मुझे घिन आती है सत्तार मियाँ से। मैं उतना ही अकेला हूँ जितना एक आदमी अकेला हो सकता। मैं उतना ही कमजोर हूँ जितना एक आदमी कमजोर हो सकता है। रहम कर दाता पीर, रहम कर। ये किसी भी उपन्यास को करना मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले खैर हम लोगों ने किया है, एक काम ऑलरेडी किया था। संजीव के उपन्यास सूत्रधार जो है उसके ऊपर हमने एक नाटक लिखा था नटमेटिया नाम से, तो वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। बट इसमें थोड़ा चैलेंजेस इस वजह से ज़्यादा था कि हम कल्चरली उतना एक्सप्लोर नहीं हैं जो विषय है उसके साथ, तो वो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं समझने में। भाषाई दिक्कतें भी होती हैं, छोटी सी ऐसी चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आ रही थी, जैसे सौगौती क्या है। हम सब ने बात की, हो सकता है साग मीट की बात हो रही हो, फिर सुलभ जी से एक दिन बात की कि भैया सौगौती क्या है, तो बोले अरे खस्सी है, सीधा मटन है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी दिक्कतें हैं कल्चरल को। फिर उपन्यास बहुत विषयांतर होता है ना, बहुत सारी उपकथाएँ होती हैं, उसकी बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। तो ये था कि क्या रखें, क्या करें, क्योंकि इतने सारे लेयर्स हैं, इतने सारे अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग लोगों की कहानियाँ हैं। तो फिर हम लोगों ने बात करते करते हुआ कि एक लाइन पकड़ते हैं। वो लाइन क्या है? तो इस उपन्यास के मूल में एक कथा है, उसी के इर्द गिर्द और उसी के सारी उपकथाएँ हैं। तो हम बाकी उपकथाओं को छोड़ते हैं, कथा क्या है? रसीदन एंड फैमिली, तो उसी को स्टिक करते हैं और उसी कथा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और वो स्टार्ट मिडिल एंड की तरफ हम जाते हैं। तो वो करने में लगभग हम कृष्ण जी ने ये जो आप देख रहे थे परफॉर्मेंस, ये 15वें ड्राफ्ट का परफॉर्मेंस था। इससे पहले हम लोगों ने 14 ड्राफ्ट बनाए और 15वें ड्राफ्ट हम लोग कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग चीज़ें, नहीं ये नहीं, फिर दूसरे ड्राफ्ट में ये नहीं, फिर तीसरे ड्राफ्ट में ये नहीं, फिर चौथे ड्राफ्ट में ये नहीं, फिर 5वें ड्राफ्ट में कुछ, फिर 6ठे में कुछ, होते होते नहीं, 13-12 में से हम लोगों ने शुरू किया, नहीं सीन, ये सीन यहाँ नहीं रखेंगे। वो तो है ऐसी मुश्किलात। 300 पन्ने को एक नाटक में कन्वर्ट करना, तो आपको तो वो देखना पड़ेगा ना। और फिर भी मेरे हिसाब से ये काफ़ी लंबा नाटक है। कितना समय लगा क्या इसको बनाने में? जी 4 महीने। 4 महीने लग गए। 4 महीने लगे। रिहर्सल में भी? हाँ, 4 महीने पूरे प्रोसेस का है ये। तो सारे एक्टर हैं, उनके साथ हम लोगों ने पहले पढ़ा, फिर हाँ अच्छा 5 महीने हो गए। हम लोगों ने पहले 1 महीना पढ़ा, उसके बाद फिर 3-4 एक्टर्स को बुलाए पढ़ने के लिए। फिर पढ़ने के बाद हमने टेक्स्ट डेवलप करना शुरू किया, फिर सारे एक्टर्स को शामिल किया, फिर उनके साथ टेक्स्ट डेवलप करना शुरू किया। तो ऐसे करते 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 ये हम जहाँ तक अभी पहुँचे हैं वहाँ पहुँच पाए हैं। अब लाइट, फिर सेट डिज़ाइन, ये सब किसने किया था? बहुत खूबसूरत था। सबने मिलजुल के किया है, मतलब मैंने भी किया है थोड़ा। मतलब आप कह सकते हैं एक इंडिविजुअल को क्रेडिट देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस है, वो हम ब्रशेस में लिखने टीम ने के मिलकर किया है। हाँ, सबका आइडिया होता है। एक्टर्स का आइडिया होता है कि कैसे करें। मेरे दिमाग में कभी वर्क नहीं कर रहा है, क्या करें यार, क्या करें, कैसे कर सकते हैं। जैसे वो गाड़ी वाला दोनों जो सीक्वेंस है, वो उन दोनों एक्टर ने खुद ही एक्सप्लोर किया। वो गाड़ी, हम गाड़ी पे करेंगे, ये करेंगे, वो वर्कआउट। तो ऐसे करके सब लोगों ने मिलजुल के, जिसको जहाँ जैसे समझ में आती गई चीज़ें, हम बात करते गए और जोड़ते गए। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक बंदा, हाँ एक बंदा उसके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंदा की जिम्मेदारी है वही करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। सीन को बनाने से लेकर के कोरियोग्राफ
उन दोनों लड़कियों ने किया था। बट सब ने इवन लड़के बैठ करके बता रहे थे नहीं ये मूवमेंट ठीक नहीं है, इसको थोड़ा बदल के ऐसे हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। आपने लिखा उपन्यास दाता पीर, उस पर उसका नाट्य रूपांतरण कर इसको नाट्य मंचन किया गया। तो आपको लगता है कि आपने जो लिखा है और नाटक में ईमानदारी बरती गई है? देखिए, नाटक एक अलग विधा है, उपन्यास अलग है। उपन्यास के नाट्यांतर को जब आप देखने आएंगे और उसमें उपन्यास का सुख आप पाना चाहेंगे कि आप खोजेंगे कि उपन्यास, तो ये एक तरह से भूल है। क्योंकि आप जब नाटक देख रहे हैं तो उसमें पहले नाटक होगा, नाटक की शर्तों पर उपन्यास का कथानक या उपन्यास का यथार्थ उसमें परिवर्तित होकर आएगा। नाटक एक अलग विधा है, जैसा मैंने कहा, उसकी अपनी टेक्निक्स हैं, उसकी अपनी युक्तियां हैं और उससे बदलती है चीज़ें। हाँ, यथार्थ जो है उसका, कंटेंट जो है उसका, वो बरकरार रहना चाहिए, वो है इस पूरे नाटक में। अज हुनाए बलमा मोरे उन बिन मोरे। सब कहते हैं अरे चुनिया के जीभ में टनकबाय हो गया है। छोरी तो हमेशा कड़वी बात बोलती है। अब कोई मेरी तरह कब्रिस्तान में रहे और तब मीठा बोल के दिखावे। छुटकी से तो जी उचट गया है मेरा, कहीं डूब धंस कर मर जाए ना तो बड़ी चैन मिलेगा हमको। मेरे पास छोटी की तरह बड़े बड़े सपने नहीं हैं। घर के काम काज की व्यस्तताओं की चादर ओढ़े चुपचाप पड़े रहने वाला दुख है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उपन्यास के साथ बहुत मुश्किल होता है। आपने कैसे किया? ये मिला जुला के रिवर्थ वाला मामला था। लगभग 350 पेज का उपन्यास था, उसको हम लोगों ने काट के 50 पेज में किया। पहला ड्राफ्ट जो बना था हमको लगता है लगभग 130 पेज का था। उसके बाद हम लोगों ने सामूहिक रूप से बैठ के उसका पाठ किया, एक एक लाइन पे हम लोगों ने डिस्कस किया, ये लाइन नहीं रहेगा, ये लाइन नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि हम लोगों ने इसे एक परिवार की कहानी की तरह सामने में रखा और इसके पीछे जो चल रहा था, फजलू एक मज़दूर है, उसके जीवन के जो संघर्ष हैं उसकी कहानी को प्रमुखता से रखे। जो महिला पात्र हैं उनका जो अपने स्वतंत्रता का जो अस्तित्व की जो बात थी, एक कब्रिस्तान के ज़िंदगी से बाहर निकल के अपने शर्त पे जीवन जीने की बात थी। तो मुख्य कोशिश यही किया कि इसमें कुल उपन्यास में 60 पात्र थे, उसे हम लोगों ने टोटल 9 पात्र तक सीमित किया और हर एक दृश्य में जो पात्र आता था कोशिश ये रही कि उस दृश्य में जब तक वो है तो उस दृश्य का वो मुख्य नायक की तरह रहे। तो इन चीज़ों को साथ लेके चलने से हुआ ये कि 8 ही पात्र में जो मुख्य कथा थी और जो कथा का जो मुख्य तत्व थे वो भी संरक्षित रहे। जो बात पूरे उपन्यास में जिस कल्चर के साथ कही गई वो भी संरक्षित हो पाए। तो इस तरह से दाता पीर स्मॉल टाउन जिंदगी में बदली। तो उपन्यास क्या कहने की कोशिश कर रहा है और आपने नाटक में क्या दिखाया है? उपन्यास जो मूलतः है यह सफल हो पाए जो उपन्यास ने कहने की कोशिश की है? हमने प्रयास किया, सफलता नहीं सफलता अलग है, प्रयास है, आगे भी प्रयास होता रहेगा। उपन्यास मूलतः मुजाबिर कब्र खोदने वाले परिवार का एक कहानी थी। रसीदन को हम लोगों ने मुख्य चरित्र के रूप में लिया और उसके जनरेशन टू जनरेशन उसके परिवार के लोग उस कब्रिस्तान के ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे। और दूसरी जो मुख्य धारा थी कि रसीदन केवल इकलौती ऐसी पात्र इसमें थी जो चाहती थी कि इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकले, बल्कि उसके नाना जो फ़कीर थे उसके ट्रेडिशन को कोई आगे ले जाए। वो अपने फजलू में वो चीज़ को नहीं पाई, तो समद हसन जो उसका फजलू जो उनका बेटा था, तो ममेरा भाई जो समद हसन, जब उसे पता चला कि समद एक फ़कीर बन गया है तो उसे मन में उसने सोचा कि मेरे नाना काले फ़कीर को सुकून मिला होगा कि कोई तो उस परंपरा को आगे ले चला। तो
कई तरह की चीज़ें चल रही थी और हमने कोशिश की जितने भी मुख्य तत्व हों, वो चाहे कब्रिस्तान से बाहर निकलने का द्वंद्व हो या फिर जो फ़कीर परंपरा जो उसमें है, दाता पीर के रूप में, काले फ़कीर के रूप में या समद फ़कीर के रूप में, उसको भी पैरेलल हमने जगह देने की कोशिश की। मैं रो रहा भूखा, किसी को जरा से भी फिक्र नहीं। बस दुनिया वालों को ये फिक्र थी कि ये बच्चा हिंदू है या मुसलमान, किसी विधवा औरत का है या कुंवारी लड़की का। मेरा किस्सा तो उसी कूड़े के ढेर पर खत्म हो। हद तपे सोलिया, बेहद तपे सुपीर, हद बेहद दोनों तपे, वाको नाम फकीर। आग थे इब्तदाए इश्क में हम, अब जो है खाक इंतहा है ये अभी जो नाटक हमने प्रस्तुत किया उसमें मेरा कैरेक्टर समद फ़कीर का था। ये नाटक एक उपन्यास पर आधारित है जिसे ऋषिकेश सुलभदा ने लिखा है। नाम है दाता पीर। नाट्य रूपांतरण करने के बाद हमने इसका नाम रखा स्मॉल टाउन ज़िंदगी। ये मुजाबिरों की कहानी है, गोरकन की कहानी है, जो कब्रिस्तान में रहते हैं। उनकी अपनी पीड़ा है, उनका अपना दुख है, और कब्रिस्तान में रहते हुए वो एक ऐसी ज़िंदगी से बंधे होते हैं जहाँ से पार पाना बहुत ही मुश्किल है। उनकी खुशी भी है उसमें, गम भी है उसमें, और धीरे धीरे वो लोग उस पेशे से अलग होकर कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, किसी और काम में शिफ्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से रशीदन संघर्ष कर रही है उस कब्रिस्तान में ही रहने की, जबकि उनकी बेटियां नहीं रहना चाहती हैं, उनके बेटे नहीं रहना चाहते हैं, फिर भी उनकी कोशिश होती है कि वो उनके पुश्ते जो है वहाँ पे मरखप गए हैं, कब्र खोदते खोदते, तो वो भी उसी ज़िंदगी में घुल जाती हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहती हैं। रशीदन की भूमिका निभाने वाली अंजलि मेरे साथ हैं। अंजलि बताइए, कितना समय लगा आपको रशीदन के कैरेक्टर में अपने आप को ढालने में? देखिए, अगर रिहर्सल की जो प्रोसेस शुरू हुई है वो हम लोगों की 28 मार्च से शुरू हुई थी, तो 28 मार्च से आज हमारा 5 अगस्त हो गया। तो एक ये जो ड्यूरेशन 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने की जो हुई, ये तो वो टाइम के हिसाब से रहा कि हमारा 6 घंटे का चलता था रिहर्सल। लेकिन मुझे लगता है कि कैरेक्टर को तैयार करने में सिर्फ ये 6 घंटे और ये 4 महीने काम कम नहीं होते हैं। इसके अलावा भी हम लोगों को कैरेक्टर को सोचना पड़ता है। जो 6 घंटे हम लोग समय देते थे उससे बाहर भी निकलने के बाद कैरेक्टर को हमेशा रीड करना, पढ़ना, तो हाँ, जीना पढ़ने के लिए वो रेगुलर सोच में चलता रहता था। तो मतलब समय लगा, कितना समय लगा ये नहीं बता, बस सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त बस वो कैरेक्टर ही दिमाग में रहता था कि कैसे उसको जीवंत करना है। नतीजा ये है कि अभी तक उस कैरेक्टर से, शो ख़त्म होने के बाद भी पूरी तरह से हमको लगता है अभी तक बाहर नहीं आ पाए। इतनी जल्दी थोड़ी मुश्किल होती है। कोई भी आदमी कैरेक्टर करता है तो सच में वो जीता है। वो कैरेक्टर दिख रहा है कि बाहर से काफ़ी वो सख्त है, लेकिन अंदर से उतना ही कमज़ोर और है वो। हाँ, बिल्कुल कमज़ोर है वो, बस सख्त मजबूरी है उसकी। ऐसे सिचुएशन आए हैं कि वो मजबूत बन रही है, लेकिन अंदर से वो बहुत टूटी हुई है। हाँ, आप रंगमंच की काफ़ी अच्छी अभिनेत्री हैं, मैं जानती हूँ आपके बारे में, काफ़ी स्थापित अभिनेत्री हैं। कितना अलग था ये कैरेक्टर आपके लिए करना? देखिए, चरित्र तो सारा अलग होता है किसी के लिए करना। जो अभी मैं हूँ उससे किसी भी तरह का अगर चरित्र निकाला जाए तो वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये भी बहुत अलग था। एक तो उम्र, दूसरी बात किस कम्युनिटी से आती हैं, उनका चाल चलन, उठना बैठना, तो बहुत डिफरेंट था, बहुत ही डिफरेंट। लेकिन मुश्किल नहीं होता क्योंकि हम भी इसी समाज से हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम भी समाज से कटे हुए हैं, तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मिलते हैं। तो एक आर्टिस्ट है तो वो तो जीता है। इर्द गिर्द तो मिलते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट ही उनको देख भी पाते और महसूस करते। हाँ, तो महसूस करता है, ऑब्जर्वेशन उसकी होती है कि वो ऑब्जर्व करता है। तो इस तरह की चीज़ें मेरे इर्द गिर्द पहले भी रहा करती थी। तो जैसे ये कैरेक्टर मुझे मिला तो मैंने सोचना शुरू किया कि कहाँ कहाँ मुझे इस तरह का चरित्र कभी दिखा है। इनफैक्ट हो सकता है मेरे घर में भी ऐसा मैंने देखा हो, अपने गांव ससुराल में। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें निकालनी शुरू की।
और फिर तो चरित्र को जीना है तो फिर वो तो अंदर ही वो निकलना शुरू हो जाता है, उसके लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता है। नाटक में साउंड और म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसका एक अलग ही प्रभाव होता है और उसकी वजह से दर्शक बंधे भी रहते हैं और उस जो भी कैरेक्टर जो भी बताने की कोशिश करता है, म्यूज़िक भी उसमें सपोर्ट करता है और लोग उसको फील भी कर पाते हैं। आप म्यूज़िक कर रहे थे, साउंड कर रहे थे, आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट था पहले से, क्या आपने तैयारी की थी? जैसा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने एडेप्टेशन किया है प्ले का, सबसे पहले तो हमने दाता पीर नोवेल को पढ़ा, क्योंकि मैंने पहले दिन गया तो मैं बोला कि ऐसे कुछ हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये एडेप्टेशन स्क्रिप्ट है, अनुवाद किया हुआ है, इसको आपने बनाया है कहानी को, मुश्किल तो रहा है, तो हमको पहले नोवेल पढ़ने दीजिए तब मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँगा। तो नोवेल हमने लगता है 1 वीक में पढ़ा, पूरी कहानी को समझा, लेकिन उसके बाद नोवेल के बाद जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर है लेकिन कहानी को जोड़ रही है, तो हम सोचे कि इसमें क्या करें। तो उसके बाद हमने पहले तो हर चीज़ की शुरुआत जब होती है तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हमने शुरुआत की बहुत सारे मीर के शायरी, नज़्म और ऊपर से रूमी परंपरा के बहुत सारे संगीत हमने सुनने शुरू कर दिए उसी वक्त से। हमने निज़ामुद्दीन, अजमेर शरीफ, इस सब तक पे जो कवाली गाते हैं, जो नज़्म गाते हैं, उन लोग को हमने टच किया तो कुछ रेफरेंस मिलने लगे। तो हमने सोचा कि इसको बनाया जा सकता है, तो हमने सीन दर सीन, क्योंकि सीन कहना क्या चाहता है, एक्टर डायलॉग जो बोल रहे हैं उसके पीछे का मतलब क्या है, तो सीन तो पता था, कहानी तो समझ में आ ही रही थी। तो उसी दरमियान हमने उसको डिज़ाइन करना शुरू कर दिया कि इस चीज़ों को, तो हर सीन में हमने कम से कम 20 या 25 रेफरेंसेस म्यूज़िक के रखे थे हर सीन के। ह्यूमन नेचर, एटमॉस्फेयर में, और जगह भी पता है कि दरगाह है तो दरगाह है या कब्रिस्तान है या घर है, तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमको भी बहुत डीपली काम करना पड़ा है कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हो कि वो आपको ज़र्क दे, उस चीज़ों के अगेंस्ट जाए। कब्र खोदते खोदते हम मुसाफिरों की ज़िंदगी भी कब्र जैसी हो जाती है। मुझे वो ज़िंदगी नहीं जीनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैंने आज ये नाटक दाता पीर पर आधारित नाटक ये स्मॉल टाउन ज़िंदगी देखा। आपने पूरा देखा? हाँ, मैंने पूरा देखा, और इस तरह का नाटक को देखना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जो विजुअल नाटक होता है और जो छोटे शहरों से जुड़ा नाटक होता है उसको विजुअली रूप में लाना, उसको रंगमंच में उतारना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी उठाते हो और अलग अलग उसके वेरिएशन है। एक ही लोकाल को कैसे आप क्रिएट करते हो ये डायरेक्टर पे निर्भर करता है। तो ओवरऑल मुझे नाटक देख के बहुत अच्छा लगा। डिज़ाइन के लेवल पे बहुत अच्छा नाटक था। जो चीज़ें उन्होंने इंस्टॉलेशन आर्ट के रूप में दिखाई, इंस्टॉलेशन जब नाटक का पार्ट होता है, एक तो सिंपल नाटक होता है, ठीक है, उसमें शब्द होते हैं, शब्द सुनाई देते हैं, शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन जब शब्द इमेजेस के माध्यम से महसूस हो तो एक बड़ी बात होती है। तो वो जो दाता पीर का कॉन्सेप्ट है, जो दाता पीर में ऋषिकेश सुलभ सर ने कहना चाहा है, वो जब महसूस होने लगता है तब नाटक की सार्थकता होती है। तो मैं इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने इस नाटक को दर्शकों के सामने इस तरह से रखा कि
हमें वो सारी चीज़ें समझ में आई। नाटक कल भी मैंने देखा, आज भी मैंने देखा, और नाटक में मतलब वो सब कुछ था जो मतलब ऑडियंस को बांध के रखी। 2 घंटे का नाटक, 1 घंटे 50 मिनट का नाटक ऑडियंस ऐसे ही बैठ के नहीं देखती है। हर पल हर चेंज आया। और इनका नाटक पहले भी बहुत सारा नाटक हमने देखा, तो हर नाटक में इनका चेंजिंग रहता है और नया कुछ देखने को मिलेगा। जो हो सकता है मे भी कुछ ऐसे ऑडियंस है जो साधारण जो नाटक देखते आए हैं अब तक, उनको लगे कि हाँ ये मेरे ऊपर से गुजर गया, पार हो गया, लेकिन इनके नाटक में डेप्थ होता है। रणधीर जी का नाटक आज देखिएगा तो इनके हर नाटक में नया कुछ देखने को मिलेगा। को लेकर हमने संक्षिप्त में ये रिपोर्ट तैयार की है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद बबलू के साथ मैं प्रीति प्रभा।